हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो AGTA का रिवाइज आंसर की आया है, उन क्वेश्चन के सभी आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो लोग LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ AGTA का जो रिवाइज आंसर की है, तो इसमें जो फाइनल आंसर की है उसने जो माना है उसके बारे में चर्चा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो इन्होंने माना है, चना को माना है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज वाले मिलेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहले तो कोदो माना गया था, लेकिन अब इसमें जो है पूर्ण अंक दे दिया गया है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फूड बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता कितने % से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसमें इन्होंने 90% माना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है काले चने का वानस्पतिक नाम है? तो काले चने का वानस्पतिक नाम, इसमें जो है पूर्ण अंक दे दिया गया है। और पांचवा है, राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी चावल व धान और गेहूं के लिए, ताकि फसलों को ख़राब होने और संक्रमण से जो है बचाया जा सके, कितना चाहिए होता है नमी? तो धान के लिए 14% और गेहूं के लिए 12%। अब छठवां क्वेश्चन है 6 नंबर का, नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त जीरो एनर्जी कूल चैम्बर यानी कि शून्य ऊर्जा शीत भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? तो वाष्पीकरण शीतलन पद्धति है। 7वां क्वेश्चन है, बैसिलस thuringiensis का उपयोग किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो कैटरपिलर का प्रयोग किया जाता है। 8वां है, निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। इसमें पैक हाउस, पकने वाला कक्ष जिसको राइपनिंग चैम्बर कहते हैं, प्री कूलिंग यूनिट, और इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर जो है तीनों को माना गया है। पैक हाउस भी है, पकने वाला कक्ष भी है और प्री कूलिंग यूनिट भी है। इसके बाद गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? तो गंधी बग किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? तो इसमें राइट आंसर चावल का है। 10वां है, मोटे अनाज मिलेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भारत ने 2018 में मोटे अनाज मिलेट को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। और इसके पश्चात जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। तो भारत ने 2018 में मोटे अनाज मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया था।
और इसके पश्चात क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट वर्ष जो है घोषित किया गया था। और 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले जो है दूसरी फसल को बोना, मतलब पहला कोई फसल है उसके कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई की जाती है। अब 12वां क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय बीज नीतियां गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती हैं और इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों को तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। तो इसमें अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, मतलब पहला भी सही है, राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है, और आर भी सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। आर में क्या दिया हुआ है, इससे जो है प्राकृतिक आपदाओं तथा अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों को तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होगा। भंडारित कोई क्यों करता है, ताकि विपरीत परिस्थिति के दौरान हम उसका प्रयोग कर सकें। अब 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल की खली अखाद्य और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अखाद्य पूछा है और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें अरंडी की खली आता है, नीम की खली आता है और महुए की खली, ये तीनों जो है पशु को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी मूंगफली की खली खिलाई जाती है, और मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो 7.3% के करीब में पाया जाता है। अब 14वां है, निम्नलिखित में से फसलों को उनके सही वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। तो जैसे चावल क्या है आपका, तो ये सीरियल्स क्रॉप है। और जूट कैसा है आपका, जूट आपका फाइबर क्रॉप है। गन्ना आपका नकदी क्रॉप है। मूंगफली आपका तिल क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर जो है ए का 3 माना है, और बी का 4 माना है, और सी का जो है 2 माना है, और डी का 1 माना है। अब अगला है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण ग्रेडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया गया जाता है। तो इसमें अनाथ यानी कि झुलसा ब्लाइट आता है। और 16वां है, भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने पर बीज लॉट की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया गया है। तो इसमें ग्रो आउट टेस्ट परीक्षण का किया गया है। भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने वाले बीज लॉट की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, तो ग्रो आउट परीक्षण। अब 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें NDDB है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC है। अब 18वां है, बीज प्रतिस्थापन दर SRR शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणिक गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है। अब 19वां है, भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीज का सही वर्णन करता है। तो इसमें जो सही वर्णन करता है वो है, इसका उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है और इसे जो होता है IMSCS मानकों को पूरा करना होता है। अब 20वां है, बागपत जो कि उत्तर प्रदेश का है, दुर्गापुर जो कि राजस्थान का है, रांची झारखंड का है, में 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र परीक्षणों में ICAR और IARI के किस बीज उपचार फार्मूले ने पारंपरिक कवक नाशकों से बेहतर करते हुए चने में विल्ट तथा जड़ सड़न
को प्रभावी ढंग से कम किया है? तो पूसा 5SD, जिसमें ट्राइकोडर्मा हर्जियनम IARI जो है P4 बीज ड्रेसिंग आता है। अब 21वां है, भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें जो आंसर माना गया है वो संयुक्त सचिव बीज एवं ग्रामीण एवं कृषि नहीं संयुक्त सचिव जो कि बीज कृषि एवं सहकारिता विभाग। 22वां है, बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रासायनिक से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल में शामिल किया जाना चाहिए? तो भोजन, चारे और तेल प्रयोजक का उपयोग ना करें। मस्ट इंक्लूड। अगला है, सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है? तो इसमें जिगजैग। सटीक क्षेत्र विश्लेषण जो होता है इसमें लोगों को कंफ्यूज हुआ था, रैंडम मेथड है कि जिगजैग है, तो उसमें जिगजैग आंसर माना है। अगला है 24वां, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पारिकम्य गोदाम रसीद और गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्णकिट रोग लीफ रस्ट रोग हो जाता है? तो इसमें इन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं मान लिया है। और 26वां है, नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहन पर आक्रमण करते हैं? कितने कीट जो है दलहन पर आक्रमण करते हैं? तो इसमें हेलियोवार्पा नहीं, इसमें जो है 2 आक्रमण करते हैं। और आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए आनुवंशिकी के जनक हैं कौन। और केश चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल को ऑक्सीडेटिव रूप से डीकार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है? एसिटिल CoA है। और पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को किस नाम से जाना जाता है? तो पादप प्रजनन में जो हेटेरोसिस होता है उसे हाइब्रिड विगोर के रूप में जाना जाता है। और हाइड्रेथ्रोडस संबंधित किससे है? तो हाइड्रेथ्रोडस जो होता है ये आपका गटेशन यानी कि बिंदु श्रवण से संबंधित है। और यांत्रिक बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए होता है बीज पैलेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व जड़ विकास को बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है? तो इसमें जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए फास्फोरस। और 33वां क्वेश्चन है, फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से विप्टेल होता है? तो मॉलिब्डेनम की कमी से विप्टेल होता है। और 34वां है, निम्नलिखित में से किसे जटिल उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो डाई अमोनियम फास्फेट DAP को जो है जटिल उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और उर्वरक आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तहत फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति ml जो है न्यूनतम व्यवहार्यता कोशिका गणना की गई है। तो 1 × 10⁸ CFU/ml। अब अगला है, मैनेज के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है? तो केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत जो है मैनेज के अनुसार भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत जल संग्रहण वाटरशेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो इसका जो है आंसर मान लिया है अब उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम है। बैसिलस सबटिलस पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है, तो कौन मदद करता है? इसमें क्या माना है? तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन अभिव्यक्ति को प्रेरित करके। और 40वां है, जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया है? तो जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन एजेंसी तंत्र को जो है पेश किया गया है। और मूंगफली आधारित पनीर उत्पादन के लिए ICR CIPHET विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है उत्पादक की सेल्फ लाइफ 4 से जो है 5 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 दिन तक होती है। अब 42वां है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है? तो स्मिथ लीवर अधिनियम 1914 ने मार्ग प्रशस्त किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो इसमें 100 दिन की दी जाती है। और मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय वन रोपण तथा स्वस्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं? तो इसमें वाटरशेड दृष्टिकोण है। 45वां है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है? मतलब कौन ग्रीन हाउस जो है प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती? तो इसमें ऑक्सीजन आता है। अब 47वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में MSP प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और भैंस की किस नस्ल को इसकी उच्च दुधारू दुग्ध उत्पादन तथा अनुकूलनशीलता के कारण काला सोना कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है और काला सोना कहाँ क्यों जाता है? तो उच्च दूध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण जो है भारत में काला सोना कहा जाता है। तो इसमें जो है मुर्रा है। और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN जो है किस आधार पर तैयार की जाती है? तो देशांतर और अक्षांश भूखंड जमाबंदी मानचित्र पर। 50वां है, NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर ने वित्त वर्ष 2019-20 में
वार्षिक औसत PM10 की सांद्रता 280 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब और वित्त वर्ष 2021-22 में 138 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब थी और वास्तविक सांद्रता 142 म्यू पर मीटर क्यूब प्राप्त हुई है। इसके आधार पर PM10 की सांद्रता में इकाई कमी क्या थी, तो 138 म्यू ग्राम पर मीटर क्यूब थी। और कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का क्या अर्थ था, तो कृषि के युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। आर्या का अर्थ क्या था, कृषि के युवाओं को, कृषि में जो है युवाओं को आकर्षित करना, उन्हें बनाए रखना। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भूजल विज्ञान इकाइयों का विशिष्ट आकार सीमा क्या है, तो इसमें 1000 से 5000 हेक्टेयर है। और भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म जो था आधिकारिक तौर पे कब लॉन्च किया गया था। ई नाम जो प्लेटफॉर्म था ये आधिकारिक तौर पे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता की निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है, तो इसमें अमोनिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषक की सूची में शामिल नहीं, तो अमोनिया नहीं है। और किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षी मृदा पर छोटे बमों की तरह काम करने तथा बूंदों के आकार की बमबारी है, जिसके कारण मृदा का अलग हो जाते हैं, विघटन होता है, पपड़ी का निर्माण होता है, अंतःछेदन कम हो जाता है, तो इसमें स्प्लैश अपरदन आता है। वही जो वाटर वाला था, स्प्लैश, सीड, ड्रिल और गली इरोजन। और 56वां है डिजिटल एकीकरण लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती की वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है, तो कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। और कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम के उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है, तो बॉम्बेक्स मोराई आता है। और 59 है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति 29 मई 2025 के अनुसार किस खरीफ फसल को 2025-26 के सीज़न में सबसे अधिक MSP वृद्धि प्राप्त हुई है, तो इसमें रामतिलता नाइजर 820 प्रति क्विंटल है। अब 60वां है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर और पशुओं को प्रभावित करने के लिए किस विषाणु रोगों को अर्धवार्षिक टीकाकरण की प्राथमिकता दी है, तो इसमें जो है खुर संबंधी खुरपका मुंहपका FMD फूट एंड माउथ डिजीज़। अब अगला है 61 गाय स्तनपान के लिए किस चरण में स्तन शोध के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं, तो बछड़े के जन्म के समय संक्रमण काल जिसमें क्या होता है हार्मोनल तथा प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। अब 62 है FSSAI के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है IS 2052 के अनुसार BIS प्रमाणन। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा विकास संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम क्या है, तो पशु पोषण है। अब 64 है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनोटिक यानी कि पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है, तो यक्षमा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में मांगा है।
कई लोग जो है एंथ्रेक्स को भी क्लेम कर रहे थे कि एंथ्रेक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने जो आंसर माना यक्षमा ट्यूबरक्लोसिस को माना है। और 65 है लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित के संपर्क से फैलता है, तो यूरिन यानी कि मूत्र से जो है फैलता है लेप्टोस्पायरोसिस। अब कंप्यूटर का पोर्शन, तो इसमें RAID तकनीक के तहत निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो RAID कई हार्ड ड्राइव डेटा संग्रहित करके अतिरिक्त माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है, तो ये सही माना है। और RAID विफलता के एकल बिंदुओं को ख़त्म करने में मदद करता है और डेटा हानि को जोखिम को कम करता है, तो ये भी सही माना है। RAID सिस्टम कई ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड और राइट थ्रूपुट और समग्र भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता है, तो ये भी इसमें सही माना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है इसमें सही माना गया है। अब 67 है IPv6 एड्रेस बिट्स लंबे होते हैं, तो कितने होते हैं 128 जो है बिट्स लंबे होते हैं। और जबकि IPv4 एड्रेस जो है कितने बिट्स लंबे होते हैं, तो 32 जो है बिट्स लंबे होते हैं। अब 68 है मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है, तो ये सही है। और मेश वाईफाई एकल नेटवर्क मोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई जोन कम हो जाते हैं, तो ये गलत है। तो इसमें आपका पहला सही है, एक कथन सही है, मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। अब 69 है ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तीनों सही है। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा बनाया गया एक मानक आधारित है। यह बिना लाइसेंस वाली 2.4 GHz बैंड में काम करता है। बैंडविड्थ 1 से 24 Mbps संस्करण के आधार तक की रेंज वाली होती है, तो इसमें जो है आपका तीनों सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब 70 है निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड है। जितना उटपटांग आप बना सकें वही सबसे मजबूत होता है, कहने का मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ख़राब घटिया पासवर्ड यही है जो याद नहीं होगा। और अब 71 है ईमेल क्रिया और विशेषता और उनके परिणाम से मिलान कीजिए। तो इसमें ऑटो रिस्पॉन्डर में ये जो है आपका आने वाली ईमेल के स्वचालित रूप से उत्तर देता है, ऑटो रिस्पॉन्डर है ये। संग्रहित आर्काइव में क्या होता है, बी का जो है ईमेल को जो है बिना डिलीट किए गए इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए ले जाता है। पढ़े हुए के रूप में चिन्हित करना, तो इसमें सी का 2 जाएगा। ईमेल को पहले से देखे गए होता है रूप में सेट करता है। और फिल्म व नियामक जो होता है मानदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से फ़ोल्डर में व्यवस्थित करना है। तो डी का जो है 4 होगा, सी का 2 होगा, बी का 3 होगा और ए का फर्स्ट होगा। अब 72 है इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग, इसमें भी मिलानी है। तो एक तरफ प्रिंटर है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता। तो इंकजेट प्रिंटर की क्या विशेषता है, कागज़ पर तरल स्याही की बूंदों को स्प्रे करता है, तो ए का 4 होगा। और लेज़र का काम क्या है, तो ये टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करता है। अब सी डॉट मैट्रिक्स का क्या है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है। और 3D प्रिंटर का काम क्या है, यह भौतिक 3 आयामी वस्तुओं को बनाता है, मतलब 3D को यहाँ से जोड़ सकते हैं 3 आयामी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब 73 है लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दूसरा और तीसरा सही माना है। तो लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल का एक लिथियम आयन बैटरी होगा अगर गैर रिचार्जेबल होगा। मोबाइल में लगी हुई बैटरी भी जो है लिथियम आयन बैटरी होती है, तो ये गलत है।
और दूसरा, लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में उपयोग किया जाता है, ये सही है। लिथियम आयन बैटरियाँ बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं, ये भी सही है। अब 74 है, MS वर्ड में सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं व ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। तो हेडर का प्रयोग होता है शीर्ष पर होता है, और एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। तो फुटर नीचे और हेडर जो है ऊपर की तरफ होता है, शीर्ष। और बाकी जो है, जबकि मेल मर्ज सुविधा का उपयोग जो है प्राप्तकर्ताओं व पत्रों व ईमेल को निजीकृत करने में किया जाता है। और 75 है, MS एक्सेल के बारे में गलत कथन की जो है पहचान करना है। तो इसमें जो आंसर माना है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं माना है। अब 76 है, इसमें कथन और कारण दिया है। तो विंडोज़ टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोग के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है, तो ये बिल्कुल सही है। और टास्क बार का प्रत्येक आइकॉन केवल एक न्यूनीकृत मिनिमाइज अनुप्रयोगों के रूप में नियंत्रित करता है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है इसमें। अब 77 है, तो इसमें जो है वो पहला जो फीलिंग होगा वो है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट पहले में होगा। तो डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियां शामिल होती हैं जो जानबूझकर अनजाने में रिकॉर्ड की गई डेटा माइनिंग की वह तकनीकी है। बिना पूछे आपका डाटा अनजाने में रिकॉर्ड कहीं हो जाता तो डेटा माइनिंग के अंतर्गत आता है। आप कोई चीज़ खोलते हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री के तौर पे जो चला जाता है, रिकॉर्ड के तौर पे रहता है, उसे डेटा फुटप्रिंट जो है कहते हैं। कि आप वहाँ तक, फुटप्रिंट मतलब होता है कि आप वहाँ तक गए हैं, सर्च किए हैं। जैसे आप चलते हैं तो आपके पीछे जो है पैर का शेप बनते रहता है, उसी प्रकार फुटप्रिंट होता है। अब 78 है, तो नियमों का सेट जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले तथा जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित कौन करता है? फायरवॉल। और 79 है, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना है। प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना है। अब 80 है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी का क्या तात्पर्य है? तो एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता अभी भी पैच जो है ठीक नहीं किया गया है, तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी है। अब यूपीजीके का पोर्शन है, तो इसमें 80 क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन। इलाहाबाद संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे और जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से को ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? तो 1765 में किया गया था इलाहाबाद संधि। और 82 है, थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की जो है सांस्कृतिक पहचान है? तो तराई क्षेत्र की जो है सांस्कृतिक पहचान है थारू जनजाति में। अब 83 है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया? तो इसमें इन्होंने आंसर बदला है और उपयुक्त में से कोई नहीं कर दिया है। अब 84 है, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं? तो 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको मिला था तो शमसुर रहमान फारूकी हैं। और वर्तमान मूल्य पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP कितना है? तो 24.99 ट्रिलियन है। वर्तमान मूल्य पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कितना है? तो 24.99 ट्रिलियन। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो गौतम बुद्ध नगर में थी उत्तर प्रदेश के। और 87 है, उत्तर प्रदेश में किस वैज्ञानिक को 2021 में प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को किया गया था।
और उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को कितने मासिक पेंशन प्रदान की गई थी? तो 3,000 रुपये। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थी को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की गई थी? तो 3,000 रुपये पर मंथ। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्न कथन पे विचार कीजिए, कौन सा सही है, मतलब कहने का मतलब। तो उनका जन्म मुगल सराय में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये एकदम सही है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये भी सही है। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य स्वीकार किया, सही है, तीनों सही है। अब 90वां क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा विकास नीडा का गठन किस वर्ष किया? तो यहाँ पे भी आंसर चेंज हुआ है, इसे उपयुक्त में से कोई नहीं माना है। और 91 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों का मिलान कीजिए। तो इसमें जो अच्छी बात थी कि अगर आप भुवनेश्वर कुमार को क्रिकेट से मैच कर देते थे तो आप आंसर निकाल सकते थे। जो चारों ऑप्शन दिया हुआ था उसमें सबसे यूनिक चीज़ यही था। बाकी अभिन्न श्याम गुप्ता जो हैं आपके बैडमिंटन के हैं, आशीष कुमार आपके जो हैं जिम्नास्टिक के हैं, और अनुराज सिंह जो हैं शूटिंग के हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। और जीरो पावर्टी यानी कि शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। अब 94 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक में कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? तो 22.7 करोड़ जो है वितरित की है। अब 95 है, उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं? उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो महादेवी वर्मा थी। ये प्रमुख कवयित्री थी, साहित्य योगदान के लिए जानी गई और 1988 में इनको पद्म विभूषण मिला था। अब 96 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ था और कानपुर में स्थित है? तो हरकोट बटल तकनीकी विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में है। अब 97 है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निर्देश की नियुक्ति की जाती है? तो 31 खा के तहत किया जाता, 31B। सबसे अलग जो क्वेश्चन लगा वो ये है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? सवाई गोदू था। और 99 है, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? तो रघुपति सहाय का है। और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1976 में किया गया था। तो ये था 100 क्वेश्चन। आपके कितने नंबर बनते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।